A very good morning to all of you, dear students of different standards. In yesterday's video lecture, we were learning transformation by removing adverb to. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्न कर रहे थे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना एडवर्ब टू को रिमूव करके. बेसिकली वी वर रिमूविंग एडवर्ब टू को रिमूव करके हम लोग एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे थे. स्पेशली उन सेंटेंसेस को जिनमें एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया होता था. इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने टाइप फर्स्ट के सेंटेंस को लर्न किया था. एडवर्ब टू वाले वे सेंटेंस जो टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं और उसकी पहचान हमने आपको बताई थी कि कैसे आप पहचानेंगे उस सेंटेंस को कि वो टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है और फिर ट्रांसफॉर्म करते समय किन चीज़ों को आपको चेंज करना है, किन वर्ड्स को आपको चेंज करना है और किन वर्ड्स को आपको उसके स्थान पर यूज़ करना है. इन चीज़ों को आपने इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर यू लर्न, आपने सीखा पिछले वीडियो लेक्चर में. और पहचान के रूप में मैंने बताया था कि जिन सेंटेंसेस में टू के साथ टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है उनको आप किस तरह से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे. ये चीज़ें आपने टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल में देखा. टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आपने देखा. दो एग्जाम्पल्स हमने आपको सॉल्व कराए थे टाइप फर्स्ट के अंतर्गत. आज हम लोग एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस में दूसरे टाइप के सेंटेंस को देखेंगे जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है और उस डिफरेंस को पहचानना ही बहुत ज़रूरी होता है जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. क्योंकि विदाउट रिकग्नाइजिंग दोज डिफरेंसेस वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस करेक्टली. क्योंकि उन डिफरेंसेस को अगर हम पहचान नहीं पाएंगे तो फिर हम सेंटेंस को करेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे. क्योंकि उन्हीं के बेस पर हम ये रिकॉल करते हैं कि किस वर्ड को हमें रिमूव करने के बाद, टू को रिमूव करने के बाद, एडवर्ब टू को रिमूव करने के बाद किस वर्ड को उसके स्थान पर प्रयोग करना है और कौन से वर्ड इसके साथ साथ रिमूव होंगे, फिर और किस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हम तभी रिकॉल कर पाते हैं करेक्टली जब हम सेंटेंस के टाइप को पहचान पाते हैं. जैसे आपने देखा फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में एडवर्ब टू को आपने रिमूव किया, उसके स्थान पर सो का प्रयोग किया और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव वर्ब से पहले कंजंक्शन आपने दैट का प्रयोग किया. दैट का प्रयोग करने के बाद उस इन्फिनेटिव वर्ब के लिए जो सूटेबल सब्जेक्ट यानी उसका डूअर क्या है ये सेंटेंस को पढ़ करके आपने समझा और उसके लिए दैट के बाद एक सूटेबल डूअर यानी सब्जेक्ट का प्रयोग किया और सूटेबल सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद आपने टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया. उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब को मेन वर्ब में चेंज किया. यानी मीन्स इन्फिनेटिव वर्ब जो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है वहाँ से टू आपने हटा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया और रेस्ट वर्ड्स को लिख करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया करेक्टली. तो इस तरह से टाइप फर्स्ट में आपने किया. टाइप सेकंड में पहचान में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो नाउ सी ऑन द व्हाइट बोर्ड टाइप सेकंड यू सी टू प्लस एडजेक्टिव
प्लस फार प्लस n/p प्लस इन्फिनेटिव। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। टाइप फर्स्ट में भी टू का प्रयोग हुआ, टू का प्रयोग तो सब में होगा क्योंकि हम उसी सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न कर रहे हैं जिनमें टू का प्रयोग किया गया होता है। टू के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग टाइप सेकंड में भी हो रहा है टू के जस्ट बाद, और उसके बाद फार आ रहा है, जबकि टाइप फर्स्ट में एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव वर्ब आ गया था। याद आ रहा होगा आपको कल के वीडियो लेक्चर से। टाइप फर्स्ट में इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के बाद सीधे इन्फिनेटिव आ गया था। ये टाइप सेकंड में फार प्लस नाउन आर प्रोनाउन, फार प्लस n/p मीन्स फार प्लस नाउन आर प्रोनाउन, ये टाइप सेकंड में एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब यानी वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो कर रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये अंतर आया। अब आप यहाँ पर देखेंगे यदि टू के साथ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद फार प्लस नाउन आर प्रोनाउन, n/p का मतलब है नाउन और प्रोनाउन, तो नाउन आर प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब फॉलो करती है, तो उस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो उस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके मीनिंग को बिना परिवर्तित किए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आर कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस हम लर्न करते हैं सेंटेंस के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, बिना उनके अर्थ को बदले हुए सेंटेंस के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म को चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है या कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। सो इस तरह से हमने सीखा टाइप फर्स्ट में, हम टाइप सेकंड में देख रहे हैं। एग्जाम्पल पर आते हैं। पहचान हमने आपको लिख दी है, कैसे आप सेंटेंस को पहचानेंगे। यदि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फार प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव का अगर सेंटेंस में प्रयोग हुआ है तो वह जो है टाइप सेकंड के अंतर्गत आएगा, उसको हम टाइप सेकंड में रखते हैं और उसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा ही अंतर आएगा। जैसे आप टाइप फर्स्ट के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया था, टाइप फर्स्ट के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सो ... दैट का प्रयोग किया, यहाँ भी सो दैट का प्रयोग होगा। आइए एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि क्या अंतर आता है, क्या डिफरेंस होता है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में और क्या चेंज करते समय हमें ध्यान देना होगा। तो आई राइट एग्जाम्पल, यू सी फर्स्ट, द ट्री is too high for me to climb. Okay dear students, so आपने देखा I have written the example, the tree is too high for me to climb. ये टाइप सेकंड का एग्जाम्पल है। अगर ये फॉर मी सेंटेंस में प्रयोग ना हुआ होता, फॉर मी, तो ये एग्जाम्पल होता द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। ये फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल हो जाता। लेकिन फॉर मी, फॉर के बाद नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो ये सेकंड टाइप का एग्जाम्पल हुआ। यही आपकी पहचान है, पहचानने का तरीका है कि आप ध्यान देंगे कि टू के यहाँ टू एडजेक्टिव, फॉर के बाद नाउन और प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और फिर इन्फिनेटिव। सो टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव। इस पहचान को आपने देखा। पहचान को देखने के बाद आप समझ जाइए
कि ये जो है टाइप सेकंड का एग्जाम्पल है। अगर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव दिया है तो टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल है। नाउ रिमाइंड योरसेल्फ, टाइप फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया था ना, और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग किया था, यानी इन्फिनेटिव से पहले दैट का प्रयोग किया था। उसी तरह से हम यहां भी चेंज करेंगे। टू से पहले कोई चेंज नहीं होगा तो आप लिखेंगे द ट्री इज, टू के स्थान पर आपने सो किया था, यहां भी टू के स्थान पर सो। एडजेक्टिव भी लिख लेंगे हाई। अब देखिए, इस फार्मी को हम ट्रांसफॉर्म करते समय नहीं लिखेंगे, हम एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। वो कंजंक्शन जो सो के साथ लगता है, सो दैट, जैसा कि आपने टाइप फर्स्ट में भी किया था। तो दैट टू क्लाइम, इन्फिनेटिव वर्ब टू क्लाइम को लेकर हम एक सेंटेंस बनाएंगे दैट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए, और टू क्लाइम इन्फिनेटिव वर्ब को हम मेन वर्ब में चेंज करेंगे। टाइप फर्स्ट में सब्जेक्ट के बाद हमने बताया था कि सेंटेंस के टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी टाइप सेकंड में भी कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब मेन वर्ब में चेंज करके लिखी जाएगी, यानी टू क्लाइम के स्थान पर क्लाइम लिखा जाएगा। अब दैट के बाद जो सुटेबल सब्जेक्ट यूज़ करना है इस वर्ब के लिए, टू क्लाइम के लिए, इसको आप सबसे पहले समझिए कि सुटेबल सब्जेक्ट क्या होगा। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। इस सेंटेंस का जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो कौन है? मी, यानी मी इसका मेन सब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको आप सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई, यानी आई ही स्पीक कर रहा है और क्लाइम कौन करेगा? आई, यानी क्लाइम वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? आई। द ट्री इसका सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मेन डूअर है, स्पीकर है, वो क्या है? आई। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। मी के लिए ट्री इतना हाई है कि मी ट्री पर जो है क्लाइम नहीं कर सकता। मी में से आई, फार के बाद मी ऑब्जेक्टिव रूप आता है, तो दैट के बाद जब आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे क्लाइम वर्ब के लिए, तो वो सब्जेक्ट क्या होगा? डूअर क्या होगा? मी। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा आई। नाउ सब्जेक्ट आपने लिख लिया। अब आपको चूज करना है कैन नॉट या कुड नॉट में से एक। कैन नॉट या कुड नॉट में से एक चूज करना है, जैसा कि आप टाइप फर्स्ट में भी किए थे। तो यहां पर क्या सूटेबल होगा? कैन नॉट या कुड नॉट में से सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस में इज का प्रयोग हुआ है वर्ब के रूप में, जो प्रेजेंट टाइम को शो करता है। तो जब प्रेजेंट को शो कर रहा है तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कुड नॉट जो है वो पास्ट को शो करता है। तो यहां पर हम आई कैन नॉट क्लाइम, क्लाइम लिखा, आई कैन नॉट क्लाइम। अब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्लाइम का ऑब्जेक्ट क्या है? किस पर क्लाइम करेंगे? ट्री पर। ट्री ऑलरेडी इस सेंटेंस में यूज हो चुका है, तो हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट के रूप में ट्री के स्थान पर इसका प्रोनाउन यूज कर देंगे। तो ट्री के लिए क्या प्रोनाउन सुटेबल होगा? इट। तो यहाँ पर क्लाइम इट।
ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये सेंटेंस आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ट्रांसफॉर्म सेंटेंस है द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। अगर सेंटेंस में आप आई कैन नॉट क्लाइंब भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं तो भी ठीक है और नहीं करते हैं तो भी ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कंपटीशन के एग्जाम में, जब आप MCQs टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चॉइस दिए होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, वहाँ पर आपको राइट ऑप्शंस को चूज़ करना है, फाइंड आउट करना है। तो उस राइट ऑप्शंस के लिए आप ध्यान से देंगे कि जो परिवर्तन होने चाहिए थे वे हुए हैं या नहीं। वहाँ पर अगर सेंटेंस में एक जगह क्लाइम लिखा है, दूसरी जगह क्लाइम इट लिखा है, तो आप मोस्ट करेक्ट सेंटेंस क्लाइम इट को जो है करेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है, ऑब्जेक्ट देना चाहिए। अगर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, सब में क्लाइम से ही सेंटेंस का अंत हो जा रहा है, तो फिर अदर चेंजेस को आप ध्यान में रखते हुए जो करेक्ट होगा उसे आप चुनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई राइट वन मोर एग्जाम्पल। The problem was too tough for them to solve. The problem was too tough for them to solve. Now see this example, the second example, the problem was too tough for them to solve. क्वेश्चन पेपर में आपको एग्जाम्पल दिया होगा, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा गया होगा कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस into another form without changing its meaning, कि सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करिए या सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए बिना मीनिंग को चेंज किए। हमने कल बताया था कि इसमें कई तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन सभी का आंसर एक होगा, सिंपली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, ये कहा जा सकता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिमूविंग टू, ये आपसे कहा जा सकता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग सो दैट, सो डॉट 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 दैट, ये आपसे कहा जा सकता है कि सेंटेंस को फिर से लिखिए सो दैट का प्रयोग करते हुए। आपसे कुछ नहीं कहा गया कि आपको टू हटाना है, क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको निर्देश दिया गया कि सेंटेंस को पुनः लिखें सो दैट का प्रयोग करते हुए। तो आपको खुद समझना है कि हम सो दैट का प्रयोग कैसे और कहाँ कब करेंगे। जब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इस टॉपिक को आप सीरियसली स्टडी किए रहेंगे तो आप उस एग्ज़ाम के टाइम पर क्वेश्चंस को देखते हुए उसके नेचर को समझ जाएंगे, उसके मीनिंग को समझ जाएंगे और फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अदरवाइज इस तरह से क्वेश्चंस को माइंड में नहीं रखे रहेंगे, केवल ट्रांसफॉर्मेशन लर्न किए रहेंगे, तो एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ख़ासतौर से, वहाँ पर जो है आपको याद नहीं आएगा कि एकाएक जब आप सोचेंगे कि इसमें सो दैट का प्रयोग करने के लिए कहा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा माइंड में आ जाता है। तो इसलिए कितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं सेम प्रॉब्लम के लिए जिसका आंसर एक ही होता है, वो क्वेश्चंस जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आपने देखा 2 तरह से क्वेश्चंस आपके बन गए और भी बन जाएंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। आप ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है,
मैंने आपसे बताया था, और सेंस इसका नेगेटिव होता है, मीनिंग इसकी नेगेटिव निकलती है, जबकि फॉर्म में ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। तो आपसे कहा जा सकता है चेंज द ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। आपको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कह दिया गया, मतलब फिर आपको वही प्रक्रिया करनी है जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं। सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में, देखिए आपका सेंटेंस नेगेटिव में हो चुका है, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। ये नेगेटिव में चेंज हो गया है ना। जबकि ऊपर का सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस आपका है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, ये अफर्मेटिव में है। सो इस तरह से कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको माइंड में रखना होगा। सो फिर से हम चेंज करते हैं। सेंटेंस को आपने पहचान लिया कि ये सेकंड टाइप का सेंटेंस है, टू का प्रयोग है, एडजेक्टिव है, फार के बाद ये प्रोनाउन का प्रयोग है और इन्फिनेटिव का प्रयोग है। तो टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फार प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव, ये सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है। ये सेकंड टाइप का सेंटेंस है, इसको हमने सेकंड टाइप में रखा है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी एक एग्जांपल आपने चेंज किया है, ठीक वैसे ही इसको भी चेंज करेंगे। द प्रॉब्लम वॉज टू के स्थान पर सो का प्रयोग, टफ एडजेक्टिव, दैट मैंने आपको बताया फॉर प्लस देम को ट्रांसफॉर्म करते समय रिमूव कर दिया जाता है। अब आपका इन्फिनेटिव है टू सॉल्व, इसके लिए सुटेबल सब्जेक्ट आपको समझना है कि क्या सुटेबल सब्जेक्ट होगा जिसका प्रयोग हम करेंगे दैट के बाद टू सॉल्व वर्ब के लिए। तो सेंटेंस को पढ़िए, उसके मीनिंग को समझिए। मैंने आपसे कहा ट्रांसफॉर्मेशन आप तभी कर पाएंगे सही जब आप सेंटेंस की मीनिंग को भी समझ पाएंगे। अगर आप सेंटेंस की मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं तो आप रूल्स जानते हुए भी सेंटेंस को आप करेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें, वर्ड मीनिंग इन्हेंस करें, वोकैब इन्हेंस करें और सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें प्रैक्टिस के द्वारा। प्रायः ऐसा एकेडमिक स्टूडेंट्स के साथ देखा जाता है, सभी लोग ऐसा करते हैं या कर चुके होते हैं कि जब हमें जो प्रिस्क्राइब्ड होती है उस टेक्स्ट को हम ध्यान से अपने क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, जबकि हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और उस टेक्स्ट को, स्टोरी को पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर धीरे धीरे वर्ड पावर और अंडरस्टैंडिंग पावर दोनों साथ साथ डेवलप करती है और वही वर्ड पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर हमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करती है। तो इसलिए आप कहीं से भी कोई, अगर आप लापरवाही करेंगे, इग्नोर करेंगे किसी पॉइंट को, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। उसको आपको आगे बढ़ने के बाद फिर से पीछे से जाके पढ़ना होगा। जैसे अभी ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट किसी स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है, सेंटेंस में टेंस की पहचान कैसे की जाती है, सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, तो निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन समझने में उसे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हों, आज के वीडियो लेक्चर को देखेंगे, तो इट्स माय एडवाइस फॉर देम, ये मेरी उनके लिए एडवाइस है कि अगर वो सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाते हैं, सेंटेंस के टेंस की पहचान नहीं कर पाते हैं, अगर वो किसी टेंस में, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब फॉर्म लगती है, अगर ये उनको नहीं पता है तो सबसे पहले वो इन चीज़ों को लर्न करके, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस का मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, अपलोड है यूट्यूब पर, उसको आप देख लें
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में, उसकी सहायता से आप हेल्पिंग वर्ब फॉर्म को लर्न करें कि किस टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब फॉर्म प्रयुक्त होती है, क्योंकि उसी की सहायता से आप इंग्लिश सेंटेंस के टेंस को पहचान पाएंगे जो कि आगे की ग्रामर को समझने में हेल्पफुल होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर द प्रॉब्लम वॉज टू टफ फॉर देम टू सॉल्व। तो सॉल्व का ऑब्जेक्ट क्या है? कौन सॉल्व करेगा? किसके लिए कहा जा रहा है सॉल्व करने को? देम के लिए। देम की प्रॉब्लम देम के लिए, उनके लिए इतनी टफ है। स्पीकर कह रहा है द प्रॉब्लम वॉज टू टफ फॉर देम टू सॉल्व। प्रॉब्लम उनके लिए इतनी टफ है कि वो सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा सेंटेंस को आप इस तरह से समझिए कि सेंटेंस को कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है। तो इस सेंटेंस को द प्रॉब्लम वॉज टू टफ फॉर देम टू सॉल्व, जो स्पीकर है वो बोल रहा है, बता रहा है कि उनके लिए, मेरे लिए नहीं, मी का प्रयोग नहीं है, फॉर मी नहीं है, फॉर देम, यानी उनके लिए ये प्रॉब्लम इतनी कठिन थी कि वो सॉल्व नहीं कर सकते थे। सेंटेंस पास्ट में है, वाज का प्रयोग हुआ है। तो देम मीन्स ये फार के बाद जो प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है वो जो है सब्जेक्ट का काम करेगा इन्फिनिटिव वर्ब के लिए, वो इन्फिनिटिव वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। तो आपने दोनों एग्जाम्पल्स में देखा, इस तरह के सेंटेंस में जो फार के बाद नाउन और प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वही जो है उस इन्फिनिटिव वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा जब आप उसको ट्रांसफॉर्म करने लगेंगे। तो यहाँ देम को जो है आप बता देंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो दे हो जाएगा। देम द प्रॉब्लम वॉज सो टफ दैट दे। अब यहाँ पर दे के बाद हमें कैन नॉट या कुड नॉट में से एक को चूज़ करना है, तो क्या चूज़ करेंगे? क्योंकि वाज का प्रयोग हुआ है, पास्ट में सेंटेंस है, तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। दैट दे कुड नॉट सॉल्व इट। अगेन यहाँ हम इट ऑब्जेक्ट देंगे क्योंकि ये सुटेबल ऑब्जेक्ट सॉल्व का क्या होगा, किस चीज़ को सॉल्व करना है? प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम ऑलरेडी सेंटेंस में यूज हो चुका है, हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। दे कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये होता, तो चूँकि सेंटेंस में ऑलरेडी द प्रॉब्लम यूज है तो दूसरी बार में हम उसके लिए सूटेबल प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। सो इस तरह से आपने देखा टाइप सेकेंड में दो एग्जाम्पल को आपने सॉल्व किया। आइए अब हम लोग टाइप थर्ड पर मूव करते हैं। So dear students, अब हम लोग लर्न करेंगे थर्ड टाइप के सेंटेंस को। टाइप फर्स्ट सेंटेंस आपने लर्न किया, टाइप सेकंड जस्ट नाउ यू लर्न, ठीक अभी आपने सीखा। टाइप थर्ड सेंटेंस को हम सीखेंगे कि उनको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया होता है। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस की पहचान एडवर्ब टू वाले वाक्य की आपने देखा कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। सेकेंड टाइप के सेंटेंस की पहचान आपने देखा किस तरह से, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव। सेकेंड टाइप के सेंटेंस में आप देखेंगे कि इसमें टू का प्रयोग किया गया होता है। टू का प्रयोग तो सभी में होता है, और होता क्या है कि इसमें इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया होता है। थर्ड टाइप के सेंटेंस में
टू का प्रयोग होगा विदाउट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं एडवर्ब टू वाले, उनको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उनके मीनिंग के ऊपर। सेंटेंस को आप सिंपली पहचान लेंगे, उसमें एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ होगा, इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ होगा। एडजेक्टिव तो रहेगा, एडवर्ब टू के साथ सेंटेंस बना होगा, लेकिन इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, पहले आप उस एग्जांपल को देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। द वाटर इज टू कोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, द वाटर इज टू कोल्ड। देखिए इस सेंटेंस को, सिर्फ इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग है, कोई इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है। ये एक डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस पर हमें ध्यान देना है। तो इस सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस की मीनिंग को हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू की मीनिंग आप समझिए, मैंने पहले भी बताया है। टू का प्रयोग अधिक के सेंस में किया जाता है, बहुत अधिक के सेंस में किया जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा के सेंस में किया जाता है। जब भी टू का प्रयोग होता है और उसके बाद एडजेक्टिव फॉलो कर रही है, तो वह टू जो है बहुत अधिक का सेंस देता है, एक सीमा से अधिक का सेंस देता है। जैसे द वाटर इज टू कोल्ड, वाटर बहुत ठंडा है, मीन्स लिमिट से ज़्यादा ठंडा है। इसको हम सिंपली यूज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी का सेंस देने के लिए टू को हम के स्थान पर हम कुछ इस का सेंस देने वाले शब्द का प्रयोग करके हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर टू से आशय बहुत अधिक, यहाँ इस टाइप के सेंटेंस में हम टू के स्थान पर सो का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द वाटर इज सो कोल्ड, सिंपली तो बोलचाल में हो जाता है, लेकिन हम इसके लिए और भी वर्ड हैं जिनका प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस में टू के स्थान पर सो का प्रयोग नहीं करिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि सो दैट का प्रयोग होता है जिसमें इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग की गई होती है। यहाँ पर हम इसका सेंस देने के लिए प्रयोग करते हैं एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली, सिवली या बियॉन्ड लिमिट, ETC। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, बियॉन्ड लिमिट, ETC, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। इस तरह से वर्ड का प्रयोग हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसमें से किसी का भी प्रयोग करके इस सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एकेडमिक स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अगर उनको इस तरह से सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि उन्हें आंसर राइट करना होता है, लिखना होता है, तो इनमें से किसी का भी प्रयोग करके वो आंसर लिख सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जिनको MCQs में जाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऑप्शंस सर्च करना है, फाइंड आउट करना है करेक्ट, तो उन्हें यह चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि उस ऑप्शंस में से किसी एक में हो सकता है एक्सट्रीमली हो या एक्सेसिवली ही हो, बाकी में कुछ और हो। मान लो एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली ना हो तो बियॉन्ड लिमिट लिखा हो या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट लिखा हो।
तो उनको देख करके आपको राइट ऑप्शंस चूज़ करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं। द वाटर इज़ टू कोल्ड, द वाटर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। एक्सट्रीमली के स्थान पर आप एक्सेसिवली कोल्ड भी कर सकते हैं। और द वाटर इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड लिमिट को जब यूज करेंगे तो सेंटेंस के एंड में यूज होगा, क्योंकि वो एडजेक्टिवल फ्रेज है जिसका नाउन से पहले नहीं बल्कि बाद में प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आपको बियॉन्ड लिमिट प्रयोग करना है, बियॉन्ड लिमिट प्रयोग करके आप चेंज कर रहे हैं, तो द वाटर इज कोल्ड बियॉन्ड लिमिट लास्ट में लिखेंगे, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है कोल्ड से पहले यूज़ कर देंगे। सॉरी, मैंने द वाटर नहीं लिखा था, द केवल लिख दिया था, तो आई राइट इट, यू सी। The water is, now it is clear, the water is extremely cold. The water is to के स्थान पर आप extremely कर देंगे और excessively भी to के स्थान पर ही हो जाएगा। The water is excessively cold. और beyond the limit का प्रयोग करना है तो water is cold beyond limit, the water is cold beyond the proper limit. Beyond the proper limit भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये आपका चेंज हुआ। और एक तरीके से इसको और चेंज किया जा सकता है, वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके द वाटर इज टू कोल्ड को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके। मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके सेंटेंस को लिख रहा हूँ, ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करके ट्रांसफॉर्म करना जब हम लर्न करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं केवल इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, आप अगर समझ पाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियरली समझाएंगे। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करने के लिए हम करते हैं द वाटर इज, अब टू को तो हटा देंगे क्योंकि हमें टू को रिमूव करना ही है एडवर्ब टू वाले वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते समय। कोल्ड की डिग्री हम चेंज कर दे रहे हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री मिला रहे हैं कोल्डर। वाटर इज, द वाटर इज कोल्डर। आप कंपैरेटिव डिग्री में जब हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो कंपैरेटिव वर्ड जो हैं उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। देन द वाटर इज कोल्डर देन। अब आगे हम सेंस व्यक्त करने के लिए हमारा सेंस, हमें क्या सेंस व्यक्त करना है कि द वाटर इज टू कोल्ड, पानी बहुत अधिक ठंडा है, यानी पानी एक लिमिट से ज़्यादा ठंडा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पानी जितना ठंडा होना चाहिए उससे ज़्यादा ठंडा है। द वाटर इज कोल्डर देन इट शुड बी। तो यहाँ पर हम सेंस को व्यक्त करने के लिए इट शुड बी, द वाटर इज कोल्डर देन इट शुड बी। तो ऑप्शन में आपका ये भी हो सकता है। तो अगर केवल आप एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट और बियॉन्ड लिमिट ही लर्न किए हैं, तो सपोज दैट सेंटेंस को द वाटर इज टू कोल्ड को ट्रांसफॉर्म करके लिखा गया है और इसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया या गलत तरीके से प्रयोग किया गया, और दूसरा अंतिम ऑप्शन आपका दिया है
द वाटर इज़ कोल्डर देन इट शुड बी। तो आपको इस ऑप्शन पर जाना होगा कि ये ऑप्शन सही ट्रांसफॉर्म किया गया है, करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अगेन। तब तक आप इसको रिवीजन करेंगे, फर्स्ट वीडियो लेक्चर को सुनेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, सेकंड वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे और साथ साथ नोट्स बनाएंगे। और अपनी किसी भी ग्रामर बुक, ग्रामर की जो भी बुक आपके पास होगी, बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में आप जाइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक पर जाइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में आपको मिलेगा एक्सरसाइज, और वहाँ से जो है आप देखिएगा और सेंटेंसेस को कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं और कैसे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। आई होप कि आपके मेरे इस वीडियो लेक्चर से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।